हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल पे। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फिर एक बार एक शानदार सेशन हम भूगोल का करने वाले हैं। जो कल पढ़े थे हम लोग, जहाँ तक उसके आगे फिर पढ़ेंगे लोग। कल हम लोग पढ़े थे भूगोल में मिट्टी के बारे में, कि जो मिट्टी होता है वो कितने प्रकार का होता है रंगों के आधार पर, और उनकी उपज और कहाँ कहाँ पाई जाती है उसके आधार पर हम लोगों ने मिट्टी के बारे में पढ़ा था। तो उसमें हमने काली मिट्टी पढ़ ली थी और जलोढ़ मिट्टी पढ़ ली थी। जलोढ़ मिट्टी में आपको हम लोग पढ़े थे, जलोढ़ मिट्टी भी दो प्रकार की होती है, एक नई जलोढ़ एक पुरानी जलोढ़। नई जलोढ़ और पुरानी जलोढ़ में क्या अंतर होता है? नई जलोढ़ जो होती है वो नई मिट्टी बहा के लाई, नदी द्वारा बहा के लाई गई मिट्टी होती है। इसमें जो होती है ह्यूमस की काफ़ी प्रधानता होती है और ये मिट्टी बहुत अधिक उपजाऊ होती है। ये हम लोग पढ़ लिए थे। इस प्रकार की मिट्टी में जो होता है उसमें नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। इसमें धान, मक्का, कपास, दलहन, फल इत्यादि की फसलें उगाई जाती है, बहुत अच्छे तरीके से होते हैं। और ये जो जलोढ़ मिट्टी होती है ये जो है आपको हिमालय से निकलने जो तीन प्रमुख नदियां हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, इनके द्वारा बहा के लाई गई मिट्टी से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। ये भी हम लोग कल पढ़े थे। और पुरानी मिट्टी जो होती है, पुरानी मिट्टी जिसको हम लोग बांगर कहते हैं, नई जलोढ़ को खादर कहते हैं, पुरानी जलोढ़ को बांगर कहते हैं। बांगर में उसमें कंकड़, थोड़ा सा कंकरीला मिट्टी होता है। वो जलोढ़ नई जलोढ़ के अपेक्षा थोड़ा सा कम उपजाऊ होता है। वो पुरानी मिट्टी है जो नदी के द्वारा बहा के लाई गई है, वो बहुत पहले बहा के लाई गई मिट्टी है। वहाँ पे बाढ़ का पानी हमेशा नहीं पहुँच पाता है, इसलिए वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। काली मिट्टी के बारे में हम लोग पढ़े थे। काली मिट्टी जो होती है, इस काली मिट्टी में जो ये काली मिट्टी जो होती है, इसे किसको काली कपासी मिट्टी या रेंगुल मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ये मिट्टी जो होती है काली होती है, क्यों? इसमें जो एल्युमिनियम और लोहा के जो अंश पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसमें आपको फास्फोरस वगैरह और कंपोस्ट, चूना पत्थर वगैरह ज़्यादा पाया जाता है। यह मिट्टी जो होता है वो महाराष्ट्र और गुजरात और दक्कन के क्षेत्र में पाया जाता है। ये जो है वो बेसाल्ट चट्टान से और लावा के मैग्मा से बने हुए मिट्टी से होता है, इसलिए ये काला होता है। इसमें मुख्य रूप से गन्ना और कपास वगैरह उपजाया जाता है। इतना हम लोग कल पढ़ लिए थे लोग। अब पढ़ते हैं लोग इससे आगे। मिट्टी और हम लोग पढ़ते हैं लाल या पीली मिट्टी के बारे में। लाल या पीली मिट्टी के बारे में। लाल या पीली मिट्टी दोस्तों, ये लाल या पीली मिट्टी जो होती है ये अधिकांश इसमें लोहांश पाया जाता है। लोहांश के अंश के कारण ये मिट्टी लाल या पीली कलर की होती है। लाल इसलिए होती है जब जो लोहा जो होता है वो भीगता है तो वो आयरन ऑक्साइड में बदल जाता है, जिसके कारण से वो क्या होता है, लाल होता है। जब ये सूखती है तो हल्की पीली दिखाई पड़ती है। इसलिए जो मिट्टी होती है लाल और पीली होती है। ये मिट्टी काली मिट्टी की अपेक्षा थोड़ा सा कम उपजाऊ होती है। ये मिट्टी काली मिट्टी की अपेक्षा थोड़ा सा कम उपजाऊ होती है। तो इसमें जो पाया जाने वाला जो इसमें जो पाया जाने वाला खनिज है वो है लोहांश, और एल्युमिनियम के इसमें भी ऑक्साइड मिलते हैं। एल्युमिनियम ये जो है ये आपको पाया जाता है, जो ये लोहांश मिट्टी है आपको पाया जाता है तमिलनाडु, गोवा, आंध्रा, उड़ीसा। ये मिट्टी इन सारे क्षेत्रों में पाया जाता है। पाया जाने वाले राज्य कहाँ पाया जाता है लाल या पीली मिट्टी? तो इन सारे राज्यों में पाया जाता है। ये राज्य अधिकतर जो प्रायद्वीपीय पठार के हिस्सा है। प्रायद्वीपीय पठार के हिस्सा में जो प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सा जो है उसमें अधिकतर करके ये लाल या पीली मिट्टी पाई जाती है। ये लाल या पीली मिट्टी जो होता है काली मिट्टी के अपेक्षा थोड़ा सा कम उपजाऊ होता है, इसलिए इसमें जो है वो उर्वरक का इस्तेमाल करके, उर्वरक का उपयोग करके इस मिट्टी में भी धान, मक्का, ज्वार वगैरह उपजाया जाता है इस वाले मिट्टी में। तो ये जानकर लाल या पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, इसको हम लोगों ने कवर किया। लाल या पीली मिट्टी, इसमें कौन कौन से खनिज होते हैं और कहाँ पाए जाते हैं। तो ये मुख्य रूप से जो पाया जाता है
मुख्य रूप से पाया जाता है ये आपको तो पठारी जो प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में ये पाया जाता है। यहाँ तक ये क्लियर हो गया। ठीक है, ये मिट्टी जो है अग्नि चट्टानों से निर्माण होता है। इसका निर्माण जो होता है वो अग्नि चट्टानों से होता है। इसका निर्माण जो होता है वो अग्नि चट्टानों से होता है, अग्नि चट्टानों से होता है। ये मिट्टी जो आपको बनता है वो अग्नि चट्टानों से बनता है। क्लियर हो गया। इस जहाँ पे ये मिट्टी पाई जाती है, मतलब कि जो प्रायद्वीपीय पठार है उसके दक्षिणी और पूर्वी हिस्से में ये मिट्टी जो है पाया जाता है, वहाँ पे बारिश जो होती है वो 100 सेंटीमीटर से कम होती है। तो ये कम बारिश वाले क्षेत्रों में पाया जाने वाली मिट्टी है। ये जान गए आप लोग। इसमें जो होता है ह्यूमस की मात्रा थोड़ा सा कम होती है, इसलिए इसमें उर्वरक का इस्तेमाल करके और ये आपको धान और कपास, बाजरा, दलहन वगैरह उपजाया जाता है। तमिलनाडु, गोवा, आंध्रा, उड़ीसा और अभी जो ये प्रायद्वीपीय पठार में जो हिस्से आते हैं, छोटानागपुर का पठार हुआ, मेघालय का पठार हुआ, तो उस हिस्से में भी ये मिट्टी पाई जाती है। दूसरी मिट्टी आप लोगों को एक चर्चित मिट्टी वो 4 नंबर, ये तो 3 नंबर है, कल 2 नंबर में पड़ती है, लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। ये लेटराइट मिट्टी जो है, लेटराइट मिट्टी, ये लेटाराइट, लेटा का अर्थ होता है लैटिन भाषा में ईंट। ये लेटराइट मिट्टी जो होता है वो लेटर से बना है। लेटर, लेटर का लैटिन भाषा में होता है ईंट, इसका अर्थ होता है ईंट। अब ये लेटराइट मिट्टी, इसको इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि जो ये लेटराइट मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी ये वैसे क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पे तापमान बहुत ज़्यादा होता है और बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। तापमान भी ज़्यादा होता है और बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। तो तापमान ज़्यादा होने से और बारिश ज़्यादा होने से इस मिट्टी का अपक्षय कहिए या उसको अपर्दन कहिए, ये बहुत ज़्यादा होता है। इसमें की जो ह्यूमस होते हैं वो बह जाते हैं, या अधिक टेम्परेचर होने की वजह से जो मिट्टी में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो मिट्टी को उर्वरक बनाते हैं, वो बैक्टीरिया मर जाते हैं, जिससे वो मिट्टी जो होता है अनुपजाऊ हो जाती है। तो ये लेटराइट मिट्टी है। ठीक है, यहाँ पे बारिश भी, ये अधिकतर बारिश होता है इस क्षेत्र में, अधिकतर बारिश वाले एरिया होता है, अधिकतर बारिश वाला और तापमान वाला। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, तापमान वाला। अधिकतर बारिश और अधिकतर तापमान वाले एरिया में लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। अब ये अधिकतर बारिश और अधिकतर तापमान वाला एरिया कौन सा है? तो दक्षिण का जो हिस्सा है, दक्षिणी भारत है, उसका जो हिस्सा है, जो प्रायद्वीपीय पठार का पश्चिमी हिस्सा है, जिसमें आपको आता है महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा, कर्नाटक का हिस्सा, केरल का हिस्सा, केरल, तमिलनाडु का कुछ हिस्सा, केरल का हिस्सा। उस हिस्से में ये लेटराइट मिट्टी अधिकतर करके पाया जाता है। इसमें उर्वरता थोड़ी सी कम होती है, इसके अपेक्षा भी इसमें उर्वरता थोड़ी सी कम होती है, लेकिन ये मिट्टी जो होता है वो काजू को उपजाया जाने के लिए ज़्यादा उपयुक्त होता है। इसलिए केरल में काजू वगैरह इसी मिट्टी में उपजाया जाता है, लेटराइट मिट्टी में उपजाया जाता है। लेटराइट मिट्टी क्या होता है ये तो आप लोग ने समझ लिया, और कहाँ पाया जाता है ये भी हमने बता दिया। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, जो पठारी हिस्से का जो पश्चिमी इलाका है, ये वाला पूर्वी में पाया जाता है और ये वाला पश्चिमी हिस्से में पाया जाता है। ठीक है, पश्चिमी हिस्से में जो आपको कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा वगैरह आते हैं, उसके कुछ हिस्से में टेम्परेचर और बारिश बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ पे ये लेटराइट मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, लेटराइट मिट्टी कम अनउपजाऊ या कम थोड़ा सा उपजाऊ इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है और तापमान भी जब बहुत ज़्यादा होता है। तापमान होने से क्या होता है, इसमें उपस्थित बैक्टीरिया जो होता है वो मर जाता है, जिससे मिट्टी जो होती है चपटी हो जाती है और अनउर्वर हो जाती है, और अधिक बारिश होने से इसमें की ह्यूमस बहा लेके चले जाते हैं। इसीलिए ये मिट्टी जो होती है वो उतनी उपजाऊ नहीं होती। फिर भी इसमें उर्वरक का इस्तेमाल करके इसमें फसल उगाया जाता है। मुख्य रूप से काजू इस मिट्टी में उपजाया जाता है। ये समझ लिए लोग। अब समझते हैं लोग रेतीली मिट्टी या मरी हुई भूमि। अब पढ़ते हैं मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी, ये मरुस्थलीय मिट्टी जो होती है इसमें अधिकतर रेत और बालू होता है, रेत और बालू।
रेत और बालू, ये मिट्टी बहुत ही कम उपजाऊ होती है। ये मिट्टी वैसे क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पे बारिश नगण्य होता है, मतलब कि बहुत कम बारिश होता है। ठीक है, तो ये कौन कौन से राज्यों में पाया जाता है भारत में, उसको आप लोग देख लीजिए। मुख्य रूप से ये राजस्थान, पंजाब का जो नीचे वाला एरिया है जो राजस्थान से सटता है, उसको हम लोग कह सकते हैं दक्षिणी पंजाब में, दक्षिणी पंजाब। और हरियाणा का वो हिस्सा जो राजस्थान से लगता है, जो लगा हुआ है हरियाणा का भी हिस्सा, उसको हम लोग कह सकते हैं हरियाणा का पश्चिमी हिस्सा, यानी पश्चिमी हरियाणा। ठीक है, फिर से कच्छ जो गुजरात में है, कच्छ गुजरात, इन सारे हिस्सों में ये मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में उत्पादकता जो होता है वो ना के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है केवल बालू और रेत पाया जाता है। बालू और रेत पाए जाने की वजह से इसमें कोई फसल अच्छे से नहीं उपज पाती है, और यहाँ पे बारिश भी नगण्य होता है। इसलिए इसके बारे में बस इतना ही जानते हैं लोग, इसमें बारिश नगण्य होता है। ये कहाँ पाया जाता है, यहाँ पे खेती बहुत ही कम मात्रा में होता है। तो ये है। और एक और मिट्टी जो आता है आप लोग को लास्ट में, पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी वैसे क्षेत्र में पाया जाता है जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जहाँ पे बारिश जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, हिल्स। ठीक है, उस क्षेत्र में ये पर्वतीय मिट्टी पाया जाता है। पर्वतीय मिट्टी जो होता है, ये जब बारिश होती है तो ऊपर से चट्टानों को बारिश के पानी के द्वारा बहा के लाई गई मिट्टी जो होती है, और वो दो चट्टानों के बीच में उसको कहीं कहीं जमा कर दिया जाता है। जो जमा कर दिया जाता है, ये इस मिट्टी की खासियत है कि ये मिट्टी उपजाऊ होती है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है, क्योंकि इस मिट्टी को भी नदी के द्वारा बहा के, मतलब समझिए नदी छोड़िए, उसको बारिश का पानी जो होता है उसके द्वारा बहा के लाई गई मिट्टी से ही ये बनता है पर्वतीय मिट्टी। छोटे छोटे पहाड़ों के हिस्सों में इस प्रकार की मिट्टी को जमा कर दिया जाता है। इस प्रकार की मिट्टी में और इस प्रकार की जगह में जो कृषि होता है उसको हम लोग कहते हैं इसको हम लोग सोपानी कृषि कहते हैं, सोपानी या समोच्च कृषि कहा जाता है। समोच्च कृषि, इस पर मेढ़े बना कर करके पानी रोक रोक करके, मतलब कि ढलानों पर। ठीक है, कहने का मतलब मान लीजिए ये पहाड़ी है, आपको ऐसे पहाड़ी है, इसमें से ऐसे मान लीजिए पहाड़ी है, ये मान लीजिए पहाड़ी है, और इसमें से जब बारिश हुआ तो ये नदियाँ इधर से ला के बहा के लाई मिट्टी, और इसमें मिट्टी जमा कर दी। यहाँ पे मिट्टी जो है वो जमा कर दी, ये मिट्टी जमा हो गई। तो ये ढलान ऐसे नीचे की तरफ होगा, तो ये मेढ़े बना करके और इस पर जो इसको रोक करके, इस मिट्टी को और इसमें नमी को रोक करके यहाँ पे खेती किया जाता है। इसको समोच्च कृषि या सोपानी कृषि कहा जाता है। समोच्च कृषि या सोपानी कृषि, मेढ़ बना करके खेती किया जाता है, जिससे पानी के साथ में मिट्टी बह के ना आए। तो ये कहलाती है आपको पर्वतीय मिट्टी। ये मिट्टी उपजाऊ होती है और ये अधिकतर पहाड़ी हिस्सों में पाया जाता है, मैंने पहले ही आपसे बता दिया। इस मिट्टी का अधिकतर भाग जो होता है वो वन या जंगल से ढका हुआ होता है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में अधिकतर जो होता है वो जंगली एरिया होता है, उधर गाछ वृक्ष ज़्यादा होते हैं, उधर आबादी कम पाई जाती है, इसलिए वहाँ पे खेती कम होता है। तो पर्वतीय मिट्टी की प्रधानता भी आप लोग समझ गए। और ये पर्वतीय मिट्टी ये किधर पाया जाएगा, तो ये अधिकतर पाया जाएगा जो हिल्स एरिया है, जैसे कि उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उधर के एरिया में जहाँ पे पहाड़ी हिस्से ज़्यादा हैं, वहाँ पे ये पर्वतीय मिट्टी का प्रकार जो है पाया जाता है। जम्मू कश्मीर वगैरह हो गया, तो वहाँ पे ये पर्वतीय मिट्टी पाया जाता है। ये मिट्टी भी थोड़ी सी कम उपजाऊ होती है, लेकिन उपजाऊ होती है। इसमें कृषि होता है, वहीं सोपानी कृषि होता है, मेढ़े वगैरह बना करके। तो हमने ये जाना मिट्टी के बारे में, तो उनके रंग और गुण और उपज के आधार पर और मिट्टी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं उसके बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग जानेंगे जो मिट्टी है, ये मिट्टी का उपयोग जो होता है कितने तरीके से किया जाता है मानव के द्वारा। मिट्टी का उपयोग मानव के द्वारा कितने तरीके से किया जाता है, जितनी भी मिट्टी अवेलेबल है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे थोड़ा सा। अब देखते हैं हम लोग भूमि का उपयोग। भूमि का उपयोग जो होता है वो मानव के द्वारा किन किन रूपों में किया जाता है, हम लोग इसको समझेंगे कि भूमि का उपयोग जो होता है वो मानव के द्वारा किन किन रूपों में किया जाता है, और भूमि जो है अभी अवेलेबल है और किन किन रूप में अवेलेबल है और कहाँ कहाँ
जो है वो मतलब कि फंसा हुआ है, मतलब किन किस कामों में फंसा हुआ है, कितनी भूमि जो है बर्बाद जा रही है, कितनी भूमि पर हम लोग खेती करते हैं, कितनी भूमि पर वन या जंगल है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो उपयोग के आधार पर भूमि जो होता है वो निम्न प्रकार से उपयोग किया जाता है। वन विस्तार वाली भूमि, वन विस्तार वाली भूमि, वन विस्तार वाली भूमि। अब ये वन विस्तार वाली भूमि क्या होती है? वन विस्तार वाली भूमि वो भूमि होती है जिस पर वन का साम्राज्य, अभी वन पसरा हुआ है, जैसे वाल्मीकि नगर, मदनपुर, ये सारे जो जंगल हैं, जो जंगल जिस पे जो जंगल है अभी वन है, वैसे भूमि को कहा जाता है वन विस्तार वाली भूमि। तो ये टोटली भूमि का अधिकांश मतलब कि बहुत ज़्यादा हिस्सा ये जो है वन से घिरा हुआ है। हम लोग के यहाँ भारत में अधिकतर हिस्सा पर जो है वन है, और वन के द्वारा घेरी गई भूमि को हम लोग कहते हैं वन विस्तार वाली भूमि। दूसरा होता है कृषि 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 योग्य, योग्य ना पहले अयोग्य लिख लीजिए, कृषि अयोग्य परती भूमि, कृषि अयोग्य परती भूमि। कृषि अयोग्य परती भूमि वैसे भूमि को कहा जाता है जिस पर कृषि नहीं किया जा सकता है, मतलब कृषि खेती की दृष्टि से वो भूमि जो है वो उपयुक्त नहीं है, वहाँ पे खेती नहीं की जा सकती है, इसीलिए इसको कहा जाता है कृषि अयोग्य परती भूमि, कृषि अयोग्य परती भूमि। इस भूमि पर खेती नहीं की जा सकती है, ये भूमि जो है वो बंजर है, ठीक है, बहुत दिनों से बंजर पड़ा हुआ है, और इसमें जो है ह्यूमस वगैरह नहीं होगी, इसलिए इस मिट्टी पर जो हो खेती नहीं हो सकता है, इसलिए खेती नहीं हो सकता, इसलिए कहा गया कृषि अयोग्य प्रतिभूमि। भूमि तो है, खाली तो है, लेकिन उस पर कृषि नहीं किया जा सकता है। तीसरा आप लोगों को आता है निकल करके गैर कृषि योग्य भूमि, गैर कृषि योग्य भूमि। गैर कृषि योग्य भूमि क्या है? गैर कृषि योग्य भूमि वैसी भूमि को कहा जाता है जो भूमि कृषि योग्य तो है, लेकिन उस पर हम लोग मकान, रोड जो है आपको एयरपोर्ट्स, शहर और गांव आदि बसा लिए हैं। मतलब कि ये भूमि जो है वो कृषि योग्य तो है, लेकिन इसको कृषि के रूप में हम लोग उपयोग ना करके इसको अन्य रूप में इस्तेमाल करते हैं। घर और बना के रहते हैं, वहाँ पे एयरपोर्ट वगैरह, कोई शहर बस गया, मॉल, ये सब, रेलवे, सड़क, नहर, इन सारी चीज़ों में हमने ऐसी भूमि को फंसा रखा है, ठीक है, और उस पर कृषि नहीं करते हैं, उसको कहा जाता है गैर कृषि योग्य भूमि। कृषि योग्य तो है, इसको हम लिख देते हैं सड़क, गांव, मकान, घर, रेलवे द्वारा अधिकृत भूमि। रेलवे द्वारा अधिकृत भूमि यानी वैसी भूमि जो कृषि योग्य तो है, समतल भी है, मैदानी भी है, उपजाऊ भी है, लेकिन हम लोग उस भूमि पे क्या किए हैं, रोड बना लिए हैं, मकान बना लिए हैं, रेलवे द्वारा कवर किया गया है, कुछ गांव घर द्वारा, कुछ शहर द्वारा, ऐसे में कवर करके रखा गया। तो वैसी भूमि को कहा जाता है गैर कृषि योग्य भूमि। अब देखते हैं कृषि योग्य प्रतिभूमि। कृषि योग्य प्रतिभूमि। कृषि योग्य प्रतिभूमि वैसी भूमि को कहा जाता है जो कृषि करने के लायक तो है, लेकिन उस पे 5 सालों से अधिक से उस पर खेती नहीं किया गया है। इधर हम लिख देते हैं ब्रैकेट में, जिस भूमि पर 5 अधिक समय से कृषि नहीं किया गया हो, कृषि नहीं किया गया हो,
कृषि योग्य प्रतिभूमि वैसे भूमि को कहा जाता है जिस पर 5 वर्षों से अधिक समय से उस पर खेती ही नहीं किया गया है। फलतः वो भूमि तो मतलब कृषि करने के लायक तो है, उस पर खेती तो किया जा सकता है, लेकिन अभी 5 सालों से जो उस पर है खेती किया ही नहीं गया है, इसलिए वो परती पड़ी हुई है। ऐसी भूमि को कहा जाता है प्रतिभूमि। दूसरा आता है प्रतिभूमि के अलावा कृषि योग्य प्रतिभूमि कहिए या कृषि योग्य बंजर भूमि कहिए, ये इसी में आ जाएगा। दूसरी आता है जो हम लोग फुलवारी, बाग, बगीचे ये सब लगाए हुए हैं, वो भूमि, ठीक है। बागवानी लिख देते हैं, बागवानी भूमि। बागवानी भूमि वैसी भूमि को कहा जाएगा जिस पर मानव के द्वारा उस पर बाग, बगीचे इत्यादि फुलवारी वगैरह लगवाया गया है। वो भूमि भी मतलब कि मानव के उपयोग में है, लेकिन उस पर बाग, बगीचे इत्यादि हैं। तो इन सभी चीज़ों के आधार पर हमने भूमि के उपयोग के आधार पर भूमि को बांट दिया, भूमि को बांट दिया। आप ये जान करके आश्चर्य होंगे कि मानव जो है उसका 95% हिस्सा मानव के संसाधन मतलब कि मानव के उपयोग के 95% हिस्सा जो होता है वो भूमि से आता है। 95% हिस्सा जो होता है वो भूमि से आता है। लगभग हमारे पास अगर ये वाली भूमि को, अगर कृषि योग्य प्रतिभूमि को और बागवानी भूमि को और कृषि योग्य भूमि पर जिसको हम लोग कृषि करते हैं उसको तो लिखे ही नहीं, बोई जाने वाली भूमि या कृषि वाली भूमि जिस पर कृषि तत्काल में हो रहा है, कृषि हो रही भूमि या बोई जाने वाली भूमि, कृषि हो रही भूमि या बोई जाने वाली भूमि वैसी भूमि को कहा जाएगा जिस पर अभी हम लोग कृषि कर रहे हैं, खेती हो रहा है प्रत्येक साल, उसमें रोपाई हो रहा है, बुआई हो रहा है, कटाई हो रहा है, ये हम लोग के इस्तेमाल में है, तो ऐसी भूमि को कहेंगे। तो अगर कृषि योग्य प्रतिभूमि, बागवानी भूमि और कृषि हो रही भूमि तीनों को अगर कवर कर दें, ये तीनों भूमि को मिला करके मात्र टोटल भूमि का, भारतीय टोटल भूमि का 54% हिस्सा पर खेती किया जाता है, ठीक है। ये तीनों भूमि को अगर मिला दें हम तो 54% हिस्सा जो है भूमि का वो कृषि के लायक है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि टोटली 54% हिस्सों पर खेती नहीं किया जाता है। इसमें जो कृषि जो प्रतिभूमि है, जो पड़ी हुई है, इस प्रतिभूमि पर खेती नहीं होता है। हम इसको लेके बोल रहे हैं मात्र 54% हिस्सा जो भूमि का है वो हमारे पास कृषि योग्य है, जिस पर कृषि हो रही है, बागवानी भी है और आपको प्रतिभूमि भी इसमें शामिल है। अब चलते हैं लोग आगे की वीडियो में जानेंगे आगे की वीडियो में कह रहे हैं। अब चलते हैं लोग ये समझने की कोशिश करेंगे लेकिन भूमि जो होता है उसका उपयोग कैसे होता है और उसका क्षरण कैसे होता है, उसको हम कैसे बचा सकते हैं। विभिन्न प्रदेश और विभिन्न राज्यों में क्षरण के क्या कारण है, वहां पे इसके बारे में हम लोग जानेंगे लोग थोड़ा सा। आइए जानते हैं भूक्षरण या भूमि क्षरण ये क्या होता है। भूक्षरण या भूमि क्षरण, क्षरण से तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि नुकसान यानी बर्बाद होना, ठीक है। तो भूमि का क्षरण भूक्षरण कहलाता है, मतलब भूमि का बर्बाद होना। अब बर्बाद किस तरीके से हो सकता है, तो उसकी नमी मर जाएगी, उसका ह्यूमस खत्म हो जाएगा, वो अन्य उपयोगी भूमि हो जाएगा। तो ये किस किस कारणों से होता है भूक्षरण और जो होता है भूमि क्षरण। तो ये भूक्षरण जो होता है वो कई कारणों से होता है। जैसे एक इसमें है अपरदन। अपरदन जो होता है भूक्षरण में अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब ये अपरदन क्या होता है? अपरदन हवा या पानी के द्वारा मिट्टी को एक जगह से दूसरे जगह बहा के लेकर के चले जाने की प्रक्रिया जो होती है वो कहलाता है अपरदन। ये अपरदन जो होता है ऊंची ढलानों वाली भूमि पर होता है। जो भूमि ढलान पर स्थित होता है उस भूमि के ह्यूमस को अधिक वर्षा होने या अधिक पानी के आने से क्या होता है, इसमें की मिट्टी के ह्यूमस को बहा करके एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाता है। दूसरा, वैसा क्षेत्र जहाँ पे हवाओं की गति बहुत तेज होती है, पवन वहाँ पे बहुत तेजी से चलते हैं, तो पवन के द्वारा मिट्टी को जो होता है वो उड़ा के एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है। तो उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं अपरदन। अपरदन जो होता है भूक्षरण में अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अधिक अपरदन होता है। फिर से अधिक जहाँ पे पवनें तेज होती है वहाँ पे भी अपरदन बहुत तेज होता है। अपरदन और
बारिश यानी पानी दोनों के द्वारा भूक्षरण होता है, इसको हम लोग समझे। दूसरा भूक्षरण का एक और रूप आता है जिसको हम लोग कहते हैं निम्नीकरण। ये निम्नीकरण ये होता है, भूमि तो सही है लेकिन उस पर अनगिनत कारणों से, कई कारणों से वो भूमि जो होता है वो अनउपजाऊ बनती जा रही है, मतलब कि बंजर बनती जा रही है। कैसे बंजर बनती जा रही है इस बात को हम लोग समझते हैं। निम्नीकरणीय मिट्टी, निम्नीकरणीय मिट्टी जैसे कि माटी जो हो रहा है निम्नीकरण उसका हो रहा है। निम्नीकरण कहने का मतलब कि माटी के ह्यूमस का ह्रास हो रहा है, या तो वो मिट्टी दिन प्रतिदिन बंजर बनती जा रही है, नहीं तो उसमें का ह्यूमस खत्म होता जा रहा है और उस पर कृषि धीरे धीरे बंद होती जा रही है। वैसे भूमि को हम लोग कहते हैं निम्नीकरणीय भूमि। तो अपर्दन के द्वारा भी भूक्षरण होता है और निम्नीकरणीय भूमि के द्वारा भी भूक्षरण होता है। किए थे हम भूक्षरण होता है, ठीक है, इतना समझ गए लोग। अब देखिए अभी निम्नीकरणीय मिट्टी कैसे होता है। देखिए पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में वहाँ पे अधिक मात्रा में उर्वरक का इस्तेमाल करने से और अधिक सिंचाई करने से, मतलब कहने का मतलब आप अधिक मात्रा में उर्वरक दीजिए और बहुत ज़्यादा पानी पटाइए। सिंचाई का मतलब होता है बहुत ज़्यादा पानी पटाइए, तो उससे क्या होता है, इस मिट्टी का जो ह्यूमस होता है, ह्यूमस जो मिट्टी में जो कंटेंट है, फास्फोरस, कंपोस्ट और चूना पत्थर इत्यादि, जो फसल को उपजाने में हमारे बहुत ज़्यादा योगदान और मदद करता है, उस चीज़ों को अधिक पानी पटाने से उसका ह्रास होता है। और दूसरा ह्रास होने का कारण ये होता है, अगर हम पानी को अगर भूमि में से निकाल करके पटा रहे हैं, मतलब कि भूजल से इसका सिंचाई कर रहे हैं, तो नीचे का जो जल स्तर होता है वो गिरता जाता है, जिसके कारण क्या होता है, मिट्टी का जो निचला स्तर होता है उसके जल स्तर गिरने से ये मिट्टी जो होता है अम्लीय और क्षारीय रूप में बदल जाती है, जिसके वजह से मिट्टी जो होती है अनउपजाऊ होती जाती है। तो ये होता है निम्नीकरणीय मिट्टी। इसका एक कारण आपको हो गया अधिक सिंचाई। निम्नीकरणीय मिट्टी के निम्नीकरणीय का क्या कारण है, तो अधिक सिंचाई, अधिक उर्वरक का इस्तेमाल, अधिक उर्वरक का उपयोग, अधिक सिंचाई से भी होता है। ये पंजाब वगैरह में होता है जहाँ पे गहन खेती किया जाता है, और गहन खेती करने के लिए वहाँ पे बहुत हेवी मात्रा में खादर और पानी उनी पटाया जाता है। तो वहाँ पे इस कारण से क्या होता है, मिट्टी जो होता है उसका निम्नीकरणीय दिन प्रतिदिन होता जा रहा है, जिससे ये मिट्टी जो होती है बंजर भूमि में बदलती जा रही है, ठीक है। निम्नीकरणीय का तीसरा रीजन ये होता है, वैसा क्षेत्र जहाँ इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, जहाँ पे फैक्ट्री वगैरह लगाए गए हैं, जहाँ पे उत्पादन होता है, जैसे कि सीमेंट उद्योग हो गया, आपको मेडिसिन उद्योग हो गया, चमड़ा उद्योग हो गया, तो उसमें क्या होता है, जो लोग जो होते हैं उसमें से अपशिष्ट जो पदार्थ निकलता है उसको ऐसे ही भूमि पर बहा देते हैं। तो भूमि पर ऐसे ही बहा देते हैं, तो जिस भूमि पर वो पड़ती है, बहुत दिनों से अगर पड़ती आ रही है, उसमें की जो केमिकल जो मतलब कि पदार्थ हैं, तो उन पदार्थों के पड़ने से क्या होता है कि मिट्टी जो होती है उसके ऊपर का जो लेयर है उसमें जो उपस्थित जो केंचुआ वगैरह जो हैं, जो बैक्टीरिया वगैरह जो हैं, जो मिट्टी की उर्वरता को कायम रखते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, और वो मिट्टी जो होता है वो आपको मतलब कि बंजर हो जाती है और उपयोग दृष्टि के लायक नहीं रहती। तो एक और हम ले लेते हैं, भूमि निम्नीकरणीय का कारण क्या है, मतलब कि अधिक उद्योगकृत राज्य, वैसे राज्य जहाँ पे उद्योग अधिक वैसे ही हैं और खुले मात्रा में उसके अपशिष्ट को बहा दिया जाता है, उससे भी मिट्टी की उर्वरता जो होती है कम होती है और निम्नीकरण होता है। तीसरा क्या होता है, पशुचारण। ये पशुचारण या गोचर भूमि होता है। एक पशुचारण और गोचर भूमि वैसा होता है जो भूमि जो है जिस पर पशुओं की चराई की जाती है, गोचर उस पर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, उस पर केवल घास लगे हुए हैं, ठीक है, टेम्पोरली इस्तेमाल किया रखा गया है। तो अधिक पशुचारण से, ठीक है, अधिक पशुचारण से क्या होता है, जब घास उखड़ जाता है, तो घास उखड़ जाने की क्रिया में उसकी मिट्टी की जो उर्वरता होती है, ह्यूमस जो होता है, वो घास के संग मतलब कि उखड़ के ऊपर आ जाता है, और उस मिट्टी को या तो पानी के द्वारा या जल के द्वारा
एक जगह से बहाकर दूसरे जगह लेकर चला जाया जाता है। तो पशुचारण भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मिट्टी के निम्नीकरणीय में। ये पशुचारण जो होता है वो अधिकतर करके मतलब कि मैदानी इलाकों में होता है, जहाँ पे पशु जो होते हैं अधिक पाले जाते हैं, उधर ही ये होता है। तो पशुचारण से भी मिट्टी का निम्नीकरणीय होता है। ठीक है, अब देखते हैं मतलब कि जो भूक्षरण है उसको रोकने के क्या क्या तरीके हैं। भूक्षरण को रोकने के तरीके, भूक्षरण को रोकने के तरीके, भूक्षरण को रोकने के तरीके, रोकने के भूक्षरण को रोकने के तरीके या उपाय। भूक्षरण को या निम्नीकरणीय को रोकने के तरीके और उपाय क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके उपाय ये हो सकते हैं, जो ढलानी एरिया है वहाँ पे वृक्ष या घास को उगा करके। ठीक है, ढलानी एरियो में, ढलान जगहों पर घास या वृक्ष लगा करके, ढलानी जगहों पर क्या होता है, घास या वृक्ष को अगर हम लगा देंगे तो घास और वृक्ष से मिट्टी जो होता है वो कस करके रखता है उसका जड़, जिससे मिट्टी जो है वो नहीं बह पाता है। ठीक है, ढलानी जगहों पर घास या वृक्ष लगा करके। दूसरा आपको है फसल चक्रण खेती करके, फसल चक्र अपना करके, फसल चक्र अपना करके, फसल चक्र को अपना करके। फसल चक्र पे अब फसल चक्र क्या होता है इसको अपना करके हमने लिखा है। फसल चक्र उसे कहा जाता है जो विभिन्न सालों में भिन्न भिन्न प्रकार के फसलों को उगाया जाना। अगर हम एक ही फसल को जैसे कि गन्ना, चावल, गेहूं, इन सारी चीजों को अगर हम उपजाते हैं एक ही भूमि पर, बार बार उसको बोते हैं एक ही भूमि पर, तो उससे क्या होती है, उस मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। ठीक है, उसमें नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, अगर उस भूमि पर अगर दलहनी पौधे रोपते हैं जैसे कि मटर, मसूर, ठीक है, इन सारी पौधों को अगर लगाते हैं बारी बारी करके, जैसे मान लीजिए एक साल हमने धान रोप दिया, अगले साल उसमें जो है मटर रोप दिया उसमें, या जो दलहनी पौधे हैं उसको लगा दिया, तो उससे क्या होता है, जो मिट्टी में जो होता है नाइट्रोजनीकरण का जो स्थिरीकरण जो होता है वो बना रहता है, उर्वरता बना रहता है। ठीक है, जो क्या बोलते हैं, ये गन्ना, धान, मतलब कि चावल और गेहूं, ये फसलें उपजने के लिए अधिक मात्रा में जो होती है वो उर्वरक की आवश्यकता होती है। इसलिए अगर जिस मिट्टी पर लगातार खेती किया जाता है तो उसकी उर्वरता घट जाती है, क्योंकि इनको उपजने के लिए अधिक उर्वरता चाहिए। और उसमें अगर एक साल 2 साल हम लोग अल्टरनेट करके उसमें दलहनी पौधे भी लगाते हैं, दलहनी पौधों को उपजने के लिए बहुत कम उसमें नमी और उनको उर्वरता की आवश्यकता होती है, तो वो मिट्टी की उर्वरता जो होता है कायम रहता है। ठीक है, तो फसल चक्र कृषि को अपना करके। एक हमने आपसे ऊपर डिस्कस किया था सोपानी खेती करके, सोपानी खेती पहले ही हम आपसे बता चुके हैं। पहाड़ी क्षेत्रों या ढलानी क्षेत्रों में क्या होता है, जहाँ से मिट्टियाँ जो होती है बहती है, मतलब पानी के द्वारा बहाई जाती है, तो हम उस मेढ़े बना करके कि पानी का बहाव जो होता है उन मेढ़ों से हो करके धीरे धीरे होकर गुजरे और रुके, ताकि हम उस पर अपना फसल जो है उपजा सकें। वैसे कृषि को कहा जाता है सोपानी खेती। तो सोपानी खेती को अपना करके हम मिट्टी के क्षरण को और निम्नीकरण को रोक सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके जो क्वेश्चन आंसर है ऑब्जेक्टिव टाइप और सब्जेक्टिव टाइप। मेरे ख्याल से अब आप लोग से क्वेश्चन आंसर बन जाना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको देखेंगे कल। ये चैप्टर जो था भूमि, वो मतलब कि इसका खंड क जो था जो भूमि, वो खंड क का भूमि चैप्टर जो है उससे रिलेटेड हमने आपको सब कुछ पढ़ा दिया है और समझा दिया है। उम्मीद करते हैं कि जो मेरा पढ़ाया गया आप लोगों को समझ में भी आया होगा और आप लोगों ने वीडियो रोक करके एक अच्छे से नोट्स भी तैयार किया होगा। आप अपने से लिखिएगा तो इससे आपको 2 फायदा होगा। एक तो आपका रिवीजन होगा और याद जल्दी होगा, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे भी बहुत फास्ट यहाँ पे नहीं बोला जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। अगर सोलो पढ़ाया जाएगा तो वीडियो लंबी होगी, इसलिए आप लोग इस बात को ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी वीडियो देखें तो उसको रोक करके जो डिफिनेशन दिया जा रहा है उसके बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखें, ताकि आपको याद हो और याद रहे। थैंक यू सो मच देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं लोग इसके क्वेश्चन आंसर।